हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है तुगलक वंश। सबसे पहले तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी और पिता एक करौना जनजाति का तुर्क था जो बलबन का दास था। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान या दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसीलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 को वो सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गियासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले ही या पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि को अगर अकाल पड़ता था तो भूमि कर को माफ किया गया। इस स्थिति में राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्त जागीरें दे दी गई। गियासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वाले या सरकारी धन की बेईमानी करने वालों या चोरों को दंड देने की प्रथाएं बरकरार रही, यानी इनको दंड दिए जाते थे। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। याद रखिएगा। अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मुहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असामान्यपूर्ण या कह सकते हैं कि असामान्यपूर्ण पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने यानी दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के निजामी के अनुसार अगर बात करें तो सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा और मुहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुवल उल इस्लाम भी कहा गया। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता के द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। बर्नी मुहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दुआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना और सांकेतिक मुद्रा जारी करना, तथा चौथा है खुरासान पर आक्रमण और 5वां है कराचील की ओर अभियान। इब्न बतूता मोरक्को मुल्क का निवासी यानी अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को मुल्क का एक अफ्रीकी यात्री था। यह मुहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में यानी 1325 से 1351 के बीच भारत आया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्राओं का विवरण जो है प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, इब्न बतूता का जो पुस्तक है क्या है, किताब उल रेहला, याद रखिएगा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृतांत के द्वारा प्राप्त होता है। यानी डाक व्यवस्था उस समय जो है काफी विस्तृत था। इसकी चर्चा इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों और मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोईया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके निधन पर बंदायूनी ने लिखा है, किसने? बंदायूनी। इसने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से जो है आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। ये बंदायूनी ये बात कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के जो है कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर और प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी या बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात की जो है स्थापना किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियां थी, इनकी विवाह की भी ये व्यवस्था करता था। राज के खर्च पे जो है हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की। उसमें कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक था, इसको दासों का बहुत बड़ा शौक था। ये दास को रखना काफी पसंद करता था। उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल करने के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण करवाया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आजादपुर और पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के अनुसार जो है दीवान विजारत के सम्मुख रखा जाता, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। यानी जो प्रत्येक भवन थी, इनकी योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख सामने रखा जाता था, तभी उस पर जो धन खर्च करने की जो स्वीकृति प्राप्त की जा सकती थी। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ। इनका जो समय था फिरोज शाह तुगलक का, इन्होंने नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने जो है 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घग्गर नदी तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक और 5वीं यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 150 कुएं जो है खुदवाए थे। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों तथा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का भी निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्व यानी
सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया जो है लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधार करने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा, जो कि अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, दिल्ली से लाया गया था। टोपरा वाले स्तंभ को महल और फिरोजाबाद के मस्जिद के निकट पुनः जो है स्थापित किया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश के 2 भागों में जो है विभाजन हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया। यह कथन इसी शासक के लिए जो है प्रचलित था कि शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का जो है अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की जो है नींव डाली। याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो सही जवाब है गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था। उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसीलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके जो है उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। सेकंड, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? याद रखिएगा, तुगलक वंश, ऑप्शन ए। थर्ड नंबर है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी सी ऑप्शन। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। 4 नंबर है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? नाम है, याद रखिएगा, तुगलक वंश।
गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के जो शासक थे इन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया, याद रखिएगा। और इसके बाद इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था, सबसे दीर्घकालिक था, ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? तो देखिए, अगर बात करें वह कौन था तो इसको याद रखिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, मुहम्मद बिन तुगलक, यानी सी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। 6, अमीर एकोही एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर एकोही एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। सही जवाब है मुहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। 7, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो याद रखिएगा, मुहम्मद बिन तुगलक, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुहम्मद बिन तुगलक। 8 नंबर है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुहम्मद तुगलक। 9 नंबर, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहां? मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे, अगर बात करें महत्वपूर्ण था, मुहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मुहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने, सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक। 11, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सही जवाब है मुहम्मद बिन तुगलक ने। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए थे और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया था, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मुहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में गैखातू के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यहां वह जो है प्रयोग असफल रहा या असफल हो गया, लेकिन चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः जो है नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मुहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का भी यह कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, भारत में तो बहुत ही कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई। 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया?
मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता था, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इसे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्थित उत्पन्न करने के कारण असफल रहा। 13 नंबर, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से जो है पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में यह बातें कही है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में इसका वर्णन किया है। 14, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता के द्वारा जो है दीनार कहलाया गया। कारणार, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो इसमें देखिए ए सही है, लेकिन कारण जो आर दिया गया सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों के, या जो स्वर्ण सिक्का था, सोने के जो सिक्के थे, इसको इब्न बतूता के द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की जो है टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कथन ए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना जो है असफल सिद्ध हो गई। तो बताइए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। देखिए, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दुआ में कर की वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा है खुरासान पर आक्रमण और पांचवा है कराचील की ओर अभियान करना। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की जो है असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिए जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। इब्न बतूता मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 17, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका सही जवाब हो जाएगा ये मोरक्को का निवासी था, तो यानी बी ऑप्शन। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, डी ऑप्शन। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है दिया है? किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है? सही जवाब है इब्न बतूता, बी ऑप्शन। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रेहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 20, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहां पर?
कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहां पर दफन है? याद रखिएगा, ये दफन नालंदा में है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में पुरी यानी उड़ीसा में हुई, जिन्हें बाद में नालंदा में दफनाया गया। 21 होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों और मुख्यतः होली में भाग लेता था। 22 दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, उन्हें राजा से? मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, उन्हें राजा से मुक्ति मिली। ये कथन किसका है? याद रखिएगा, सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, यानी इनके निधन पर जो है कहा गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से जो है स्वतंत्रता मिल चुकी है। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में जो है एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर जो है रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा। ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बंदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई है। 23 इतिहासकार बंदायूनी ने, जो बंदायूनी था, इसने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जो है स्वतंत्रता यानी मुक्ति मिल गई है? इतिहासकार बंदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन। 24 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य और मनुष्यों के गुण और योग्यता के पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो है उन्हें अधिक से अधिक जो है नियुक्ति देकर उनके बेरोजगारी को कम करने की जो समस्याएं थी इनको हल करने का इन्होंने प्रयास किया। 25 नंबर, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की जो है स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात भी स्थापित किया था, वह कौन था? दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में जो है काफी ध्यान रखता था। इसके लिए एक विभाग की भी स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवान ए खैरात। ये जो विभाग था किसके समय में यह स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के, बी ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को जो है आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी ये व्यवस्था करता था। 27 निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। इसे गुलाम को रखना काफी पसंद था। देखिए, अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक थे, ये दासों के बड़ी शौकीन थे। उसके दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान भी रखा जाता था। 28 मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, जो डी ऑप्शन दिया गया है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया है, तो इसमें जो सही कथन है वो है डी ऑप्शन। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री जो है दीवान ए अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से जो है मुक्त रखा, ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की मतलब कि सेना की जो है अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। इसके बाद घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक के गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक के बाद और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। 29 नंबर, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी डी ऑप्शन। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने जो है इकदला का एक नया आजादपुर या पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को जो है उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन को जो है स्वीकार किया जा सकता था। 30 नंबर है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह सुल्तान कौन है? दिल्ली का वह सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? नाम है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का जो है निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। हक ए सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? हक ए सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सही जवाब है फिरोज तुगलक, यानी डी ऑप्शन। 33 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो सही जवाब है फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से को जो है जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। 34 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किए थे? सही जवाब है फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। 35 टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन।
फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने में उन्हें पुनर्निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी जो है अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा यानी अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में यहां से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। 36 दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। 37 है दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने या उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के जो लोग हैं एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो किस सुल्तान ने यह अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी जिससे कि उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, और उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों की भी फारसी में अनुवाद करवाया था। 38 राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने की जो व्यवस्था है, पहला भारतीय शासक कौन था? राज के खर्च पर राज के आए थे, इन आयों से हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय जो शासक था वो कौन था? पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था जो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने के लिए जो है मतलब कि शुरू किया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुछ अच्छे हकीम रखे। 39 फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब है, बताइए। सही जवाब है नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। 41 तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। भारत पर तैमूर का आक्रमण जो है तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य जो है तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था कि उसमें से एक था काफिरों से युद्ध और उनका विनाश, दूसरा था धन की प्राप्ति। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। 42 है तैमूर लिंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में। 43 है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? कौन सा राज या किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का।
तैमूर के आक्रमण कब हुए थे? 1398 में। दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही इसने नष्ट कर दिया था। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण 1414 ईस्वी में जो है उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। 44 निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तो रुकनुद्दीन, इसके बाद अगर बात करें तो मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह, यानी सी ऑप्शन जो है काल क्रम के अनुसार जो है काल क्रमानुसार संबंधित है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लोधी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।